एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर रोजगार गुणक क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही एक तरह से यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। 1931 में सबसे पहले मल्टीप्लायर के बारे में जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था? आर एफ काहन ने। और आर एफ काहन ने जो मल्टीप्लायर दिया था वो कौन सा था? एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर था, रोजगार गुणक था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गुणक के बारे में सबसे पहले जो अवधारणा है, ठीक है, मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले किसने दिया था? आर एफ काहन ने। और कब दिया था? 1931 में। अब देखिए, आर एफ काहन ने जो मल्टीप्लायर दिया था वो किस प्रकार का था? रोजगार गुणक कहा जाता था उसको, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कहा जाता था। क्लियर हो गया कि मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है सबसे पहले आर एफ काहन ने 1931 में दिया था। और उन्होंने जो मल्टीप्लायर दिया था वो कौन सा था? एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर था, रोजगार गुणक था। और इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए प्रोफेसर किन्स ने बाद में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो निवेश गुणक की जो अवधारणा है जो किन्स ने दी थी, उसके लिए भी उन्होंने एक तरह से आर एफ काहन का जो ये रोजगार गुणक था उसी का उन्होंने यूज किया था। तो प्रोफेसर किन्स ने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का यूज करते हुए बाद में 1936 में जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो निवेश गुणक का जो कंसेप्ट था वो उन्होंने दिया था। इस वीडियो में हम केवल रोजगार गुणक क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की, तो रोजगार गुणक क्या होता है कि प्राथमिक रोजगार में परिवर्तन होने से कुल रोजगार में कितना परिवर्तन होता है उसका अनुपात। क्लियर हो गया? कुल रोजगार में कितना परिवर्तन हुआ? कुल रोजगार में परिवर्तन अपॉन प्राथमिक रोजगार में परिवर्तन। यहाँ पे प्राथमिक रोजगार का मतलब क्या है? जो प्राथमिक कार्य हैं, जैसे मजदूर लोग जो हैं, श्रमिक हैं, उनको सार्वजनिक निर्माण के जो कार्य हैं उनमें जब लगाया जाता है, ठीक है, जो सार्वजनिक निर्माण के कार्य होते हैं, जैसे कि सड़कें बनाना हो गया, बांध बनाना हो गया, नालियाँ बनाना हो गया, नहरें बनाना हो गया, तो इस प्रकार के जो सार्वजनिक निर्माण के कार्य हैं, जब मजदूरों को इन कामों में लगाया जाता है तो इस प्रकार लोगों को रोजगार मिलता है। तो इस रोजगार को हमने क्या नाम दिया है? प्राथमिक रोजगार। ठीक है, आर एफ काहन ने क्या कहा था कि प्राथमिक रोजगार क्या होता है? जब मजदूर लोगों को सार्वजनिक निर्माण के कार्यों में लगाया जाता है, जैसे सड़कें बनाना हो गया, नालियां बनाना हो गया, नहरें बनाना हो गया, बांध बनाना हो गया, तो इस प्रकार के जो कार्य हैं उनको क्या कहा जाता है? एक तरह से प्राथमिक रोजगार कहा जाता है। और द्वितीयक या तृतीयक रोजगार का मतलब क्या होता है? इसके अलावा बचे हुए, जैसे उद्योग धंधों में जो लोग लगे हुए हैं, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, ये समस्त प्रकार की जो सेवाएं हैं वो किसके अंतर्गत आ गई हैं? द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तो देखिए, आर एफ काहन जो है उनका क्या मानना था कि जब लोगों को प्राथमिक रोजगार कार्यों में लगाया जाता है, उनको जो निर्माण कार्य हैं, सड़कें बनाना, नालियां बनाना, इस प्रकार के कामों में जब रोजगार पे लगाया जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है? इन मजदूरों को, श्रमिकों को काम मिलता है, क्योंकि पहले ये एक तरह से क्या थे? बेरोजगार थे। लेकिन जब इनको इन कार्यों में लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में इनके पास में आय के जो संसाधन है वो उपलब्ध हो जाते हैं। इनके पास में एक तरह से क्या होती हैं? आय आती हैं। और जब लोगों के पास में आय आती हैं, श्रमिकों के पास में मुद्रा के रूप में आय प्राप्त होती हैं, तो इससे अर्थव्यवस्था में जो कुल मांग है, वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मांग बढ़ेगी। और कुल मांग बढ़ने का मतलब यहाँ पे जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनकी मांग बढ़ेगी। और जब श्रमिकों को आय मिलती हैं, वस्तु सेवाओं की कुल मांग बढ़ती हैं, तो जो उपभोग वस्तु प्रधान उद्योग हैं, ठीक है, उनको एक तरह से उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। क्लियर हो गया कि जब श्रमिकों को रोजगार पर लगाया जाता है तो उनको आय की प्राप्ति होती है। जब श्रमिकों के पास में पैसा आएगा तो उस पैसे से वो क्या करेंगे? वस्तु एवं सेवाओं की मांग करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की जो कुल मांग है वो बढ़ेगी। और जब वो वस्तुओं की मांग करेंगे तो जो उपभोक्ता वस्तु बनाने वाले उद्योग हैं उनको भी एक तरह से क्या होगा? रोजगार बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि नया उत्पादन करने के लिए उनको नए लोगों को काम पे रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ने से जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं उनमें एक तरह से नए नए लोगों को रोजगार पर लगाया जाएगा। उनको अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का एक तरह से वो प्रयत्न करेंगे। नई नई जो मशीनें हैं,
पूंजीगत संयंत्र हो सकते हैं, नए नए प्लांट हो सकते हैं, ये स्थापित करने की उनको एक तरह से क्या होगी, प्रेरणा मिलेगी। और ये जब प्रेरणा मिलेगी, नए वो प्लांट लगाएंगे, नए उद्योगों की स्थापना करेंगे, तो जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर भी एक तरह से क्या होगा, खुशहाली का माहौल होगा। मतलब वहां पर भी एक तरह से नया उत्पादन बढ़ाने को प्रेरणा मिलेगी। और जिससे क्या होगा, जो सेवा क्षेत्र होता है जैसे बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, इन क्षेत्रों का भी एक तरह से क्या होगा, विस्तार होगा। और जब इन क्षेत्रों का विकास होगा, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र हो गया या सेवा क्षेत्र हो गया, बैंकिंग, परिवहन, व्यापार हो गया, तो इनमें भी लोगों को एक तरह से अधिक लोगों को काम पर रखने की प्रेरणा मिलेगी, लोगों को काम पे रखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्राथमिक क्षेत्र में जब लोगों को काम पे रखा जाता है तो प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार देने से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में भी रोजगार में वृद्धि होती है। और ये जो प्रक्रिया है वो एक तरह से क्या होती है, निरंतर चलती रहती हैं। इसी को एक तरह से क्या कहा जाता है, रोजगार गुणक। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार देने से आगे भी दूसरे क्षेत्रों में भी नए रोजगार देने की प्रेरणा मिलती है, जिसको RF कहान ने क्या कहा था, रोजगार गुणक कहा था। अब देखिए रोजगार गुणक को हम एक फॉर्मूले के रूप में अगर लिखना चाहें तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, के डैश इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा N1। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो के डैश है या जो K1 है वो एक तरह से किसको दर्शा रहा है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर को, रोजगार गुणक को दर्शा रहा है। यहाँ पर डेल्टा एन का मतलब क्या है, जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसमें कितना चेंजेस हो रहा है, कुल रोजगार में जो परिवर्तन हुआ है, डेल्टा एन, ठीक है, चेंज इन टोटल एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। और डेल्टा N1 का मतलब हमने यहाँ पे क्या मान लिया है कि जो प्राथमिक रोजगार है उसमें कितना चेंजेस हो रहा है, चेंज इन प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट, प्राथमिक रोजगार में जो परिवर्तन हुआ है डेल्टा N1। और डेल्टा एन का मतलब टोटल एम्प्लॉयमेंट में कितना चेंज हुआ, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयमेंट डेल्टा एन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो रोजगार मिला हुआ है उसको मिला के एक तरह से हमने क्या कर दिया, कुल रोजगार को डेल्टा एन का है। और डेल्टा N1 का मतलब क्या है, केवल प्राथमिक क्षेत्र का जो रोजगार है, प्राथमिक रोजगार, जिसको RF कहान ने कहा था। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल लेके समझने का प्रयास करते हैं कि माना कि सार्वजनिक निर्माण के जो कार्य हैं उसमें 10 लाख अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, नए जो मजदूर है काम करने वाले, उनको प्राथमिक क्षेत्र में या जो प्राथमिक उद्योग हो गए हमारे यहाँ सार्वजनिक निर्माण के जो कार्य हैं उसमें 10 लाख लोगों को रोजगार पे रखा जाता है। तो इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जो द्वितीय क्षेत्र हैं, जो तृतीय क्षेत्र हैं, उसमें भी एक तरह से रोजगार बढ़ के कुल रोजगार की जो मात्रा है वो बढ़ के कितनी हो जाती है, 60 लाख। ठीक है, केवल सार्वजनिक निर्माण के जो कार्य हैं, प्राथमिक रोजगार जो है उसमें 10 लाख लोगों को अगर रोजगार दिया जाता है तो इससे माना कि अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार की जो मात्रा है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों की मिला के वो कितनी हो जाती हैं, 60 लाख की अगर वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर रोजगार गुणक कितना होगा, तो इसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। के डैश इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा N1। यहाँ पर डेल्टा एन का मतलब क्या हो गया, 60 लाख, ठीक है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, 60 अपॉन प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट कितना है, प्राथमिक जो कार्य थे सार्वजनिक निर्माण के कार्य थे उसमें 10 लाख लोगों को रखा गया था। तो इसको अगर हम सोल्व करते तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, रोजगार गुणक जो है हमारा वो कितना है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक रोजगार में अगर लोगों को रोजगार पे रखा जाता है तो इससे आगे अर्थव्यवस्था में जो द्वितीय क्षेत्र हैं और तृतीय क्षेत्र हैं इसमें भी रोजगार में वृद्धि होती है। और इसी को RF कहान ने क्या कहा था, रोजगार गुणक का था। अब देखिए प्रोफेसर किन्स का जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था, निवेश गुणक था, उसके साथ में अगर हम तुलना करें तो RF कहान जो थे उन्होंने क्या बताया कि श्रम की उत्पादकता उत्पादन के सभी स्तरों पर अगर समान है तो इस स्थिति में क्या होगा, जो किन्स का निवेश गुणक है और RF कहान का जो रोजगार गुणक है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, श्रम की उत्पादकता का स्तर उत्पादन के सभी स्तरों पर अगर वो समान रहती हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का स्तर आ जाता है तो पूर्ण रोजगार से पहले हम नए श्रमिकों को रखते हैं, लेकिन उत्पादन क्या होता है उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में हम रोजगार को बढ़ाते हैं। तो श्रम की उत्पादकता यहाँ पे उत्पादन के सभी स्तरों पर क्या है, समान है। और जब ऐसा होता है तो इस स्थिति में क्या होगा, जो निवेश गुणक है किन्स का के
और जो रोजगार गुणक है हमारा आरएफ खान का के डैश, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन यदि उत्पादन का जो स्तर है या उत्पादन में घटते हुए उत्पादन की स्थिति अगर लागू हो रही है तो इस स्थिति में क्या होगा, जो के डैश है मतलब जो रोजगार गुणक है वो निवेश गुणक की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। घटते हुए उत्पादन की स्थिति का मतलब क्या हो गया कि जब अर्थव्यवस्था में जो पूर्ण रोजगार का स्तर है, पूर्ण रोजगार से थोड़ा हम पहले कह सकते हैं, यदि अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार पर रखा जाता है तो रोजगार में वृद्धि के साथ साथ में जो श्रम की उत्पादकता है वो घटती है, क्योंकि जब रोजगार अधिक दिया जाएगा तो अधिक रोजगार देने से जो अच्छे कार्य कुशल जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो रोजगार की मात्रा बढ़ने के साथ हम पूर्ण रोजगार के स्तर के आसपास की बात कर रहे हैं कि जब अधिक लोगों को रोजगार दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में जो कुशल श्रमिक हैं, प्रशिक्षित या मतलब जिनको ट्रेनिंग मिली हुई है, इस प्रकार की जो लेबर है वो किस तरह से क्या होगी, कम हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, अर्थव्यवस्था में घटते हुए उत्पादन की स्थिति आ जाएगी। और अगर ऐसी स्थिति है तो क्या होगा, हमारा जो रोजगार गुणक है वो क्या होगा, इसके निवेश गुणक की तुलना में ज्यादा होगा। कैसे होगा उसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। और दूसरी चीज क्या आएगी उसमें कि इसका जस्ट अपोजिट, कि अगर अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए उत्पादन की स्थिति है तो जो निवेश गुणक है उसका मान क्या होगा, रोजगार गुणक की तुलना में अधिक होगा। अब देखिए कैसे होगा, उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये अभी हमने पढ़ा था का के डैश क्या होता है, हमारा रोजगार गुणक क्या होता है, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एन डैश होता है। और इसी के आधार पर हम एक नया फॉर्मूला जो है वो निकाल लेते हैं। अब देखिए हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के दो स्तर हैं, एक तो है हमारा उत्पादन का क्यू स्तर है और दूसरा हमारा उत्पादन का Q1 स्तर है। अब देखिए उत्पादन की अगर हमको कुल मात्रा चाहिए तो उत्पादन की हम कुल मात्रा कैसे निकाल सकते हैं, जैसे Q इक्वल टू क्या होगा, उत्पादन की अगर हमको कुल मात्रा चाहिए, कुल उत्पादन कितना है Q, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, कितने वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, एन माना कि, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि प्रति श्रमिक जो है वो कितना उत्पादन कर रहा है, प्रति श्रमिक औसत उत्पादन कितना है, माना कि उसको हम लिख देते हैं H। तो N इंटू एच करने से क्या आ जाएगा, कुल उत्पादन का स्तर आ जाएगा। माना कि एक अर्थव्यवस्था में 10 लोग काम कर रहे थे, यानी कितना हो गया 10, और प्रति श्रमिक की जो उत्पादकता है वो कितनी है, वस्तु की 5 इकाइयां, ठीक है। प्रति घंटा में एक श्रमिक जो है कितना उत्पादन कर सकता है, 5 इकाइयां। तो कुल उत्पादन कितना होगा यहाँ पे, 50 होगा। इसी तरीके से उत्पादन का अगर Q1 स्तर है तो Q1 स्तर पर हमको कुल उत्पादन ज्ञात करना कैसे निकाल सकते हैं, Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू H1। इस तरीके से हम अलग अलग उत्पादन स्तर पर कुल उत्पादन की मात्रा है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। और इस आधार पर अगर हम देखें तो Q इक्वल टू क्या हो गया हमारा, N इंटू एच हो गया। इसी तरीके से Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू H1 हो जाएगा। तो ये जो हमारा N1 है, इन दोनों समीकरण को अगर हम ले लें, इसको हम नाम दे देंगे हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो N अपॉन N1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये Q अपॉन Q1 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा इंटू H1 अपॉन H इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में N1। और यहाँ पर जो ये N1 है वो किसको दर्शा रहा है, रोजगार गुणक को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रोजगार गुणक बराबर क्या होगा, Q अपॉन Q1 इंटू H1 अपॉन H, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, ये हमारा हो गया रोजगार गुणक हो गया। अब देखिए हम मान लेते हैं अर्थव्यवस्था में, इसमें Q और Q1 का मतलब क्या है, उत्पादन की ये अलग अलग स्तर हैं। H और H1 क्या है, प्रति श्रमिक उत्पादन का स्तर कितना है वो हमारे पास में है। अब देखिए इसको समझने के लिए हम लेते हैं कि माना कि अर्थव्यवस्था में Q1 जो है वो कितना है, 100 करोड़ है, उत्पादन का जो स्तर कितना है, 100 करोड़ का है, और उत्पादन का जो Q स्तर है वो कितना है, 130 करोड़ है। मतलब क्या हो गया, उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है, 30 करोड़ की, ठीक है। उत्पादन आय में जो वृद्धि है वो कितनी है, 30% की, 100 से 130 हो गया, इसका मतलब 30% की वृद्धि हो रही है। और प्रति श्रमिक जो उत्पादन है, औसत उत्पादन है वो कितना है, H1 हमारे पास में है 100, और H जो है वो कितना है, 70 है। तो देखिए 100 से ये 70 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 30% जो है वो कमी हो रही है। प्रति श्रमिक जो उत्पादकता है उसमें 30% की कमी हो रही है।
और जो हमारा उत्पादन का स्तर है, ठीक है, उसमें क्या हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में रोजगार गुणक के डैश कितना होगा, तो के डैश इक्वल टू, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हमने वैल्यू रख दी, तो 130/100 इंटू 100/70 इक्वल टू कितना आ गया, 1.86 आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोजगार गुणक का मान 1 से ज़्यादा आया है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रोजगार गुणक है वो निवेश गुणक से ज़्यादा होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें कि उत्पादन में अगर 30% की हम वृद्धि चाहते हैं, ठीक है, उत्पादन में कितनी वृद्धि चाहते हैं, 30% की अगर वृद्धि चाहते हैं, तो उत्पादन की 30% मात्रा बढ़ाने के लिए रोजगार में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, 86% की, ठीक है। ये देखो ये आया है 1.86, तो इसको अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो एक से कितना ज़्यादा आया है, 0.86, और इसको अगर प्रतिशत में चेंज कर दे कितना हो जाएगा, 86%। मतलब उत्पादन में यदि 30% की वृद्धि करनी है तो रोजगार में एक तरह से 86% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इस आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला है। दूसरा हम एग्जाम्पल और चाहे तो और भी ले सकते हैं, जैसे हम मान लें कि हमारा यहाँ पे जो Q1 है वो कितना है, 100 ले लें, और यहाँ पर हमने Q जैसे पहले लिया था 130 लिया था, अब हम मान लेते Q कितना है, माना कि 70 है। इसी तरीके से H1 हमने लिया था, पहले 100 लिया था, और H जो है पहले हमने लिया था 70 लिया था, अब यहाँ पे ले लेते हैं 130। तो इस आधार पर भी हम मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है, हमारे पास में रोजगार गुणक का मान आ जाएगा। अब मान लीजिए कि रोजगार गुणक का जो मान है वो कम आता है, जैसे 1 से कम आ गया, जैसे कितना आ गया, माना कि 0.54 आया है, हमने कुछ भी मान लिया कि माना कि हमने कुछ अनुमानित नंबर लिए और उसके आधार पर रोजगार गुणक का मान कितना आया, 0.54 आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उत्पादन में जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि उत्पादन की मात्रा को अगर हमने 30% कमी की है, तो उत्पादन की मात्रा को 30% अगर घटाया जाता है तो इससे जो रोजगार है वो कितना घट जाएगा। तो देखिए हम एक के साथ में तुलना करते हैं, अगर हमारा रोजगार गुणक का मान कितना है, 0.54 है, तो 1 माइनस अगर हम 0.54 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.46 आएगा, और 0.46 को अगर हम प्रतिशत में ले लें तो 46%। इसका मतलब क्या हो गया कि उत्पादन में अगर 30% की कमी की जाती है तो इससे रोजगार जो है वो 46% एक तरह से कम हो जाता है। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो रोजगार गुणक है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये तो हमारा हो गया है, जैसे हमने अभी जो एग्जांपल लिया था, ठीक है, कि रोजगार में उत्पादन में 30% की वृद्धि के लिए रोजगार में एक तरह से 86% की जो वृद्धि है वो आवश्यक होती है। अब देखिए निवेश में एक विशेष वृद्धि करने से रोजगार में कितनी वृद्धि होगी, अगर ये हमको ज्ञात करना है, जो किन्स का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था उसके आधार को भी हम इसमें शामिल कर दें। कर निवेश में अगर एक निश्चित स्तर की वृद्धि की जाए तो रोजगार में कितनी वृद्धि होगी, उसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सीमांत श्रम अनुपात कितना है, मतलब जो उत्पादन है या आय है, उत्पादन में परिवर्तन होने से रोजगार में कितना परिवर्तन होता है, उसका अनुपात क्या कहलाता है, एन, सीमांत श्रम उत्पादन अनुपात होता है। एन इक्वल टू हमारे पास में ये होता है, और डेल्टा एन जो होता है, ठीक है, डेल्टा एन क्या हो जाएगा, तो इसको हम डेल्टा वाई को इधर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, एन इंटू डेल्टा वाई हो जाएगा। तो डेल्टा एन इक्वल टू क्या हो गया, एन इंटू डेल्टा वाई, मतलब कुल रोजगार में जो परिवर्तन है वो कितना होगा, एन इंटू उत्पादन में कितना परिवर्तन है। और देखिए जो निवेश गुणक है वो क्या दर्शाता है, आय में परिवर्तन को। तो निवेश गुणक जो हमने पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख लिए। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो वो क्या दर्शाता है, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और इसके आधार पर अगर हम डेल्टा वाई का मान निकाले तो कितना आ जाएगा, के इंटू डेल्टा आई आएगा। और डेल्टा वाई का जो ये मान है उसको हम क्या करते हैं, इस डेल्टा वाई की जगह सब्सटीट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एन इक्वल टू एन इंटू डेल्टा वाई की जगह हम क्या लिख देंगे, के इंटू डेल्टा आई। तो हमारा जो नया इक्वेशन है वो बन जाएगा डेल्टा एन इक्वल टू एन इंटू के इंटू डेल्टा आई। अब देखिए हम कुछ नंबर ले लेते हैं कि माना कि n इक्वल टू कितना है, 0.02 है,
जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के हैं वो कितना है 4 है, और इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, माना कि 50 लाख रुपए का। तो किसी अर्थव्यवस्था में अगर 50 निवेश में जो परिवर्तन है वो कितना हो रहा है 50 लाख का, और गुणक का मान कितना है 4 है। तो ऐसी स्थिति में कुल रोजगार की जो मात्रा है उसमें कितना परिवर्तन होगा उसको हम निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं इस फॉर्मूले में। तो एन की जगह कितना लिख देंगे 0.02, के की जगह क्या लिख दोगे 4, और डेल्टा ए कितना हमारा 50। इसको हमने सोल्व किया तो कितना आ गया 4 लाख आ गया। मतलब अर्थव्यवस्था में 50 लाख का निवेश बढ़ने से रोजगार की जो मात्रा है वो कितनी बढ़ जाएगी 4 लाख के बराबर। तो इस तरीके से हम जो RF काहन का इन रोजगार गुणक है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है, उसको हमने समझने का प्रयास किया था। धन्यवाद।